ओके सो कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. टुडे वी विल क्विकली रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी दैट वी हैव लर्नड इन द लास्ट सेशन. तो आगे जाने से पहले एज यूजुअल हमको रिकैप करते रहना पड़ेगा. तो अगर आपको याद होगा, मैं बेसिक्स तो अभी नहीं रिकैप करवाऊंगा बट जस्ट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट. तो कल हमने सबसे पहले देखा था किरचॉफ्स किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, और उसी को बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ. तो सबसे पहले वी हैव सीन व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. तो अगर आपको याद होगा तो इस केस में क्या था, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है. इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक पार्ट है, इस पार्ट में एक जंक्शन है, दिस इज जंक्शन. इफ यू रिमेंबर जंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, जंक्शन इज अ पॉइंट जंक्शन इज अ पॉइंट जंक्शन इज अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फ्रॉम विच करंट कैन स्प्लिट और करंट कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन कैन मीट. तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे करंट अलग अलग डायरेक्शन में या तो स्प्लिट होगा या फिर वो अलग अलग डायरेक्शन से आके वहाँ पे मीट होगा, मतलब मर्ज होगा. तो इफ यू सी हमारे पास ये एक सर्किट है, उसका एक पार्ट है जिसमें हमारे पास लेट अस से करंट I1 है, करंट I2 है, करंट I3 है, करंट I4 है और करंट I5 है. तो इफ यू सी P पॉइंट से करंट स्प्लिट होके I4 और I5 बन गया, और उसी P पॉइंट पे करंट I1 I2 I3 मीट हुआ, मतलब मर्ज हो गया. तो हमने जंक्शन डिफाइन किया था, जंक्शन इज अ पॉइंट एट विच या फिर फ्रॉम विच द करंट कैन स्प्लिट और करंट्स कमिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन कैन मीट. तो ये पता होना चाहिए. तो जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इट टेल्स यू द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स एट जंक्शन इज इक्वल टू 0. अलजेब्राइक सम मतलब एडिशन. तो जितने भी करंट्स हैं उन सबका एडिशन जंक्शन पॉइंट पे कितना होता है, 0. The algebraic sum of all the currents, electric current at junction is 0. लेकिन हमको पता है कि सारे पॉजिटिव नंबर को ऐड करूंगा तो 0 कभी आएगा ही नहीं. तो इसके लिए हमने दो रूल्स बनाए थे जिसको बोलते हो साइन कन्वेंशंस. क्या बोलते हैं इसको, साइन कन्वेंशंस. साइन कन्वेंशंस. तो पहला साइन कन्वेंशन अगर आपको याद होगा, ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन टू बी पॉजिटिव. तो जितने भी करंट जंक्शन के पास में जा रहे हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव. और ऑल द करंट्स लिविंग द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव. तो दो साइन कन्वेंशन थे, जितने भी करंट जंक्शन के पास में आ रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या लोगे, पॉजिटिव. सो ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड ऑल द करंट्स लिविंग द जंक्शन आर टेकन टू बी नेगेटिव. मतलब कन्वेंशन के हिसाब से I1 I2 और I3 ये क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये दे आर एंटरिंग द जंक्शन. I4 और I5 क्या आ गया, नेगेटिव, बिकॉज दे आर लिविंग द जंक्शन. अब अगर आप देखोगे ना, समेशन ऑफ ऑल द करंट 0 आएगा, क्योंकि I1 पॉजिटिव है, I2 पॉजिटिव है, I3 भी पॉजिटिव है, I4 नेगेटिव है, I5 भी क्या है, नेगेटिव है. टोटल सम कितना आ गया, 0. तो I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0. तो इसको लिख सकते हैं कि हम लोग I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, I4 प्लस I5. अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो तो I1 I2 I3 इन तीनों का एडिशन है यहाँ पे, और I1 I2 I3 वेयर द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन. राइट हैंड साइड पे कौन है, I4 और I5. I4 और I5 दे आर करंट्स लिविंग द जंक्शन. तो इसका मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट ऐसा भी बन सकता है, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द करंट्स लिविंग द जंक्शन. फिर हमने देखा था किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, जिसको आप किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हो. तो सेकेंड लॉ था किरचॉफ्स सेकेंड लॉ विच इज कॉल्ड एज किरचॉफ्स लूप लॉ या फिर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर इन शॉर्ट KVL. अभी KVL क्या होता है, KVL समझने से पहले लेट अस टेक एन एग्जांपल. एक सर्किट है जिसमें मान लेते हैं हम लोग दो कंपोनेंट्स है, मतलब दो रेजिस्टेंसेस है. और रजिस्टर क्या होता है ये 11 में भी सीखा था, ये कल भी मैंने आपको रिवाइज करके दिया था. तो नाउ यू शुड नो व्हाट आर रेजिस्टेंसेस. रेजिस्टेंस
is a physical quantity which opposes the motion of electrons. तो जो करंट को अपोज करता है वो कौन होता है? रेजिस्टेंस. करंट को अपोज करना मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपोज करना. तो यहाँ पे R1 और R2 कौन है? रेजिस्टेंस है. मतलब बेसिकली दिस रेजिस्टेंसेस विल अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस. मैंने यहाँ पे लगा दिया एक सेल E. मैंने आपको कल ये भी बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड EMF. याद आ रहा है क्या? वो तुमको तभी याद रहेगा जब तुमको रेजिस्टेंस का मतलब पता होगा. रेजिस्टेंस अभी होता क्या है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कंडक्टर, हमारे पास एक कंडक्टर है. कंडक्टर्स आर मेटल्स. तो यहाँ ये मेटल है और हर एक मेटल में मेटल के एटम्स होते हैं. मेटल के एटम्स होते हैं. तो यू हैव मेटल एटम्स. एंड इफ यू रिमेंबर, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स. तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन अगर हर एक इलेक्ट्रॉन ने हर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया तो किसी भी एटम के पास ज़्यादा चार्ज कौन सा? पॉजिटिव. उसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. क्या बोलते हैं? पॉजिटिव आयन्स. ये पॉजिटिव आयन्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है. और ये जो पॉजिटिव आयन्स है ना, ये कंटिन्यूअसली वाइब्रेट हो रहे हैं. तो अगर आपने यहाँ पे एक सेल लगा दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेगा? नेगेटिव से पॉजिटिव. लेकिन ये जो आयन्स है वो वाइब्रेट हो रहे थे. तो इलेक्ट्रॉन्स और आयन्स में क्या होगा? कोलिजन. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव होने में प्रॉब्लम हो रहा है, अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है. इसको बोलते हो रेजिस्टेंस. क्या बोलते हैं इसको? तो वही रेजिस्टेंस यहाँ पे ये दिखाया मैंने, R1. तो दो रजिस्टर है. इसका मतलब अगर मुझे चार्जेस को फ्लो करवाना है तो मुझे चार्जेस को एनर्जी देना पड़ेगा. तो सेल क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है टू द चार्जेस, सो दैट द चार्जेस कैन मूव, दे कैन ओवरकम रेजिस्टेंस. राइट. तो अगर एक सर्किट में दो रेजिस्टेंस है और मैंने एक सेल लगाया, तो ये जो सेल है ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी. तो इस सेल का कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी ये पहले रेजिस्टेंस ने यूज किया. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, तो यहाँ पे तुमको वोल्टेज कम मिलेगा, क्योंकि जितना भी वोल्टेज सेल ने सप्लाई किया था उसमें से एक पार्ट किसने यूज कर लिया? R1 ने. इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे हो गया पोटेंशियल ड्रॉप. क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप. क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप. तो अगर E के पास टोटल वोल्टेज 10 था, इमेजिन, उसमें से इसने 6 वोल्ट यूज कर लिया, तो बचा हुआ 4 वोल्ट कौन यूज करने वाला है? R2. तो यहाँ भी क्या हो गया? पोटेंशियल ड्रॉप. तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R1 कितना है? V1. और अक्रॉस R2 कितना है? V2. गुड. अब व्हाट इज किरचॉफ्स सेकेंड लॉ और किरचॉफ्स लूप लॉ? ये आपको बताता है द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMFs. एक सर्किट में जितने भी EMF के सोर्सेस है उन सबका एडिशन, अलजेब्राइक सम. अभी एक दिखाया, मैं दूसरा भी लगा सकता था. तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMFs प्लस अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMF प्लस अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स. पोटेंशियल ड्रॉप को किससे डिनोट करते हो? V से. इक्वल टू क्या आएगा? 0. यह है स्टेटमेंट किसका? किरचॉफ्स लूप लॉ, मतलब किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का. अभी आप सोचने के लिए ऐसा भी सोच सकते हो, ये कंज्यूमर है और ये सप्लायर है. सप्लायर जो सप्लाई करेगा, कंज्यूमर यूज करेगा. बराबर. जितना भी सप्लाई सेल ने किया उन्होंने पूरा यूज कर लिया. तो ऐसा भी आप इमेजिन कर सकते हो. तो अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द EMFs प्लस अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल टू 0. लेकिन आपको पता होगा पोटेंशियल ड्रॉप V मतलब क्या होता है? IR. कहाँ से आया? ओम्स लॉ. कहाँ से आया? तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट किसका? किरचॉफ्स सेकेंड लॉ का. अभी प्रॉब्लम क्या है ना, सेम प्रॉब्लम जैसे लास्ट केस में आपने देखा था. लास्ट केस में जब तुमने लिखा, मतलब लास्ट केस मतलब फर्स्ट लॉ, तुमने क्या लिखा?
समेशन आई इक्वल टू 0। लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर का एडिशन कभी 0 होता है क्या? नहीं। तो सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी है कि अगर आप बोलोगे ई सारे पॉजिटिव है, पोटेंशियल ड्रॉप सारे पॉजिटिव है, तो एडिशन 0 होगा कि कभी नहीं हो सकता। इसके लिए फिर हमको यहाँ पे भी रूल्स बनाने पड़ गए, साइन कन्वेंशंस। तो यहाँ पे भी हमने 2 रूल्स बनाए थे, मैं दोनों रूल्स बता देता हूँ। पर ये रूल्स समझने के लिए तुमको एक सर्किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल जो मैंने सर्किट लिया था, मैं सेम सर्किट यहाँ ले लेता हूँ टू अंडरस्टैंड साइन कन्वेंशंस। लेट अस टेक द सेम सर्किट, बेटर है सेम ही ले लेते हैं। देखो ये सर्किट लिया था हमने कल टू अंडरस्टैंड द साइन कन्वेंशन। तो मैं साइन कन्वेंशन एक बार रिपीट करता हूँ, फिर उसको अप्लाई भी करेंगे आज, है ना। तो ऐसा है, लुक, ये एक सर्किट है, इसमें R1, R2, R3, R4, R5 ऐसे रेजिस्टेंसेस है, और इसमें 2 सोर्सेस है EMF के, मतलब 2 बैटरीज है बेसिकली। क्लियर? बराबर। अब साइन कन्वेंशन नंबर 1, सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेसिंग। ट्रेस करना मतलब फॉलो करना। क्या करना? फॉलो करना। मैं एक एग्जांपल भी दिया था आपको। तुम क्लास से निकले, घर पे गए, ध्यान में आया अरे मेरा पर्स गिर गया कहीं पे। फिर क्या करते हो? फिर सोचते हो मैं कहाँ कहाँ से घर पे पहुंचा था। फिर वो पूरा रास्ता तुम वापस ट्रेस करते हो, फॉलो करते हो उस पाथ को। उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। क्या बोलते हैं? और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी समझना है ना, तो तुमको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए अब। तो द आइडिया हियर इज, यहाँ पे भी तुम अलग अलग पाथ को फॉलो कर सकते हो, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। रूल नंबर 1, अगर मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में करंट है, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? नेगेटिव, राइट। सो इफ the direction of tracing and the direction of conventional current is same, then the potential drop is taken to be negative। अब तुमको पहले potential drop इसका मतलब पता होना चाहिए, I into R। तो एक एग्जाम्पल, सपोज तुमको दिख रहा है ये करंट, ये जो करंट I1 है, ये A से कहाँ जा रहा है? B की तरफ। और अगर मैंने सर्किट को भी A से B ट्रेस किया होता, पहले तो ये बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप एट R2? I1 R2 बराबर। तुम जा रहे हो, तुम ट्रेस कर रहे हो A से B, करंट भी कहाँ जा रहा है? A से B। तो डायरेक्शन सेम है क्या? यस। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या लिखोगे? -I1 R2, राइट। सो इफ द डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट is same, then the potential drop across a resistance is taken to be negative, otherwise positive। otherwise मतलब जब डायरेक्शन उल्टा हो, तुम ट्रेस कर रहे हो B से A और करंट आ रहा है A से B, तुम ट्रेस कर रहे हो B से A, करंट आ रहा है A से B, तो पोटेंशियल ड्रॉप I1 R2 क्या लिखोगे? पॉजिटिव। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? पॉजिटिव। याद रखना आप, मैं भी एग्जांपल्स लूंगा और इसके इमीडिएटली बाद हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। तो इस चैप्टर के लिए नॉर्मली मैं वैसा ही रखता हूँ, टॉपिक खत्म हुआ उसके क्वेश्चंस खत्म कर देंगे इमीडिएटली। यहाँ तक क्लियर? दूसरा रूल, जब तुम ट्रेस करते हो ना, तो सिर्फ रेजिस्टेंस रास्ते में नहीं आते, रास्ते में और कौन आता है? सेल, बैटरी। अब इसका रूल ऐसा है कि इफ यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, अगर तुम सेल को उसके नेगेटिव से उसके पॉजिटिव पे ट्रेस कर रहे हो, एग्जाम्पल अगर तुम F से A ट्रेस कर रहे हो, तो तुम सेल को कहाँ से कहाँ जा रहे हो? सेल के नेगेटिव से सेल के पॉजिटिव। तो इस केस में EMF पॉजिटिव लेते हैं। तो इफ यू आर ट्रेसिंग द सेल और बैटरी फ्रॉम इट्स नेगेटिव टर्मिनल टू इट्स, then the EMF is taken to be positive. If you trace the cell from its positive to its negative, then negative। क्लियर? यहाँ तक 2 कन्वेंशन याद रहेंगे? गुड। अब यही सर्किट लेता हूँ, क्योंकि आपको मैंने नोट्स में वही सर्किट दिया, तो ठीक है यहाँ पे भी वही सर्किट लेता हूँ। अब यही सर्किट लेके मैं आपको 3 लूप ट्रेस करके बताता हूँ और इक्वेशन बना के दिखाता हूँ। अब इक्वेशन क्यों चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको, पहले समझ लो, उसके बाद हम इक्वेशन क्यों चाहिए बताता हूँ मैं। अच्छा, बाय द वे इसमें 3 लूप है। कौन से 3 लूप है? देखो, A F E B A, ये अपर लूप हो गया। एक लोअर लूप भी है B C D E B, और एक आउटर लूप भी है A C D F A। तो 3 लूप है, सही है। आप बताओ कौन सा लूप ले? पहले आप जैसा बोलोगे वैसा।
अपर लोअर की आउटर, अपर, चलो ठीक है, अपर लोअर, अपर पे पहले अप्लाई करते हैं। सो कंसिडर लूप ए। अच्छा, ट्रेसिंग का डायरेक्शन भी बताओ, क्लॉकवाइज जाना है कि एंटी क्लॉकवाइज जाना है, वैसा बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, तो ए से बी, तो ऐसा लिखते हैं उसको, ए बी ई, फिर कौन आया, एफ। और लूप है ना, तो पहला और आखिरी लेटर सेम होता है, क्योंकि लूप था क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो ए से स्टार्ट किया, बी आए, बी से ई से एफ, एफ से वापस ए। यहाँ तक क्लियर। अब जब आप ए से बी जा रहे हो तो कौन है बीच में, रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप, आई आर, लेकिन आई कितना है, आई वन, और आर कितना है, आर टू। आपका ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट डायरेक्शन सेम है क्या, यस, तो क्या लिखेंगे, माइनस। फिर तुम यहां से यहां जा रहे थे, बी से ई जा रहे थे, करेक्ट। तो जब बी से ई जा रहे हो, रास्ते में कौन है, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल ड्रॉप है क्या, यस। व्हाट इज करंट, I1 प्लस I2। ये I1 प्लस I2 कैसे आया, मैंने कल सब बताया था आपको, तो ये अब डायरेक्टली कल जहां खत्म होता उसके आगे स्टार्ट हो गया अब। तो B टू E जब जा रहे हो तो करंट कितना है, I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है, R3। तो ड्रॉप क्या होगा, I1 प्लस I2 इंटू R3। लेकिन तुम ट्रेस कर रहे हो B टू E और करंट भी क्या है, B टू E, तो क्या लिखेंगे, माइनस, बराबर। अब तुम E से F जा रहे हो, ना यहाँ पे सेल है ना यहाँ पे बैटरी है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब रेजिस्टेंस है, तो यहाँ कुछ नहीं आने वाला। अब F से कहाँ जा रहे हो, A, F से A जा रहे हो, पहले कौन आया, रेजिस्टेंस। करंट कितना है, I1, तो ड्रॉप कितना है, I1 R1। करंट का डायरेक्शन क्या था, F टू A, और तुम्हारा ट्रेसिंग भी क्या है, F टू A, तो क्या लिखेंगे, माइनस। फिर कौन आया, सेल, सेल के नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव, तो क्या लिखेंगे, प्लस E1 इक्वल टू 0, हो गया, करेक्ट। तो अभी आ गया E1 इक्वल टू I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3। अब ये जो तुमने लिखा है करेक्ट है कि नहीं, कैसे समझेगा मैं बताता हूँ, ईजी है। ऊपर के लूप में करंट किसने सर्कुलेट किया, E1 ने, कितना किया, I1। और ऊपर के लूप में दो रजिस्टर ऐसे है, R1 और R2, जिसमें से सिर्फ कितना करंट जाएगा, I1। तो दो टर्म दिखेगी, I1 R1 और I1 R2, है क्या, है ना। सिर्फ बीच का ब्रांच ऐसा था जिसमें R3 है, जहां पे करंट दोनों गए, तो एक टर्म दिखेगी I1 प्लस I2 इंटू R3, आ गया। और ऊपर के लूप में सेल कौन था, E1, तो एक दिखेगा E1, बन गया इक्वेशन, बराबर। अब कौन सा लूप लेते हैं, चलो दूसरा नीचे का ले लेते हैं, फिर एक बाहर वाला भी कर लेंगे। अब तुमने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेस किया ना, अब क्लॉकवाइज करके देखते हैं। तो अभी लेते हैं लूप, कंसिडर लूप, कौन सा लूप, बी ई डी सी बी, बी ई डी सी बी, ओके, ये ले लिया लूप हमने। यू आर ट्रेसिंग फ्रॉम B to E, you are going in the direction of current, और बीच में रेजिस्टेंस है, करंट कितना है, I1 प्लस I2 इंटू R3, माइनस साइन, माइनस क्यों, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन क्या था, सेम। यहाँ पे भी वैसा ही है, D से C आते वक्त R5I2 माइनस के साथ, क्योंकि ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, माइनस से प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस E2। यहाँ पे भी वैसा ही है, I2 R4, लेकिन क्या लिखेंगे, माइनस, इक्वल टू 0। तो E2 आ जाएगा आपका I2 R4 प्लस I2 R5 प्लस I1 प्लस I2 R3। तो लोअर लूप में करंट था I2, सिर्फ 20 का ब्रांच छोड़ के, रेजिस्टेंस एक है R4, एक है R3, R4 और R5, तो आपको दिखेगा I2 R4 है क्या, I2 R4 है ना, I2 R5, यस। सिर्फ 20 के ब्रांच में R3 था, तो वहां पे क्या लिखा, I1 प्लस I2 R3, हो गया। अब एक तीसरा रह गया, पूरा आउटर लूप,
तो जब तुमको आउटर लूप चाहिए, आउटर, अब ट्रेसिंग तुम बता दो कैसे करना है। एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, चलो ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज भी ठीक है। ए सी डी ई ए, तो तुमको बीच का ये जो है ना, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हटा दिया। तो कंसिडर लूप, कौन सा लूप, ए सी डी एफ ए, डी एफ ए। तुम पहले जा रहे हो ए से बी, फिर बी से सी, तो ए से बी जाते वक्त बीच में कौन आया, R2, तो क्या हुआ, ड्रॉप, कितना ड्रॉप, I1 R2, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग इन करंट इज सेम, तो माइनस। बी टू सी जा रहे हो, कौन आया, R4, ड्रॉप कितना है, I2 R4। लेकिन देखो तुम तो बी से सी ट्रेस कर रहे थे, करंट उल्टा आ रहा है, तो क्या लिखोगे, I2 R4 विद अ प्लस साइन। ये पहली बार हमने प्लस साइन यूज किया अब तक। फिर तुम जा रहे हो सी से डी, बैट शेल के पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ईएमएफ क्या लिखूंगा, माइनस। फिर ये करंट सामने से आ रहा है, तुम जा रहे थे सी से डी, करंट सामने से आ रहा है और बीच में रेजिस्टेंस है, तो ड्रॉप कितना हो गया, I2 R5, साथ में साइन क्या होगा, प्लस, बराबर। अब यहां से तुम ऊपर जा रहे हो ना, डी से ई कुछ है ही नहीं, ई से एफ भी कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, छोड़ देना। F2 ए, पहले कौन आया, करंट कितना है, I1, और डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग का करंट क्या है, सेम, तो माइनस। फिर तुम जंप कर रहे हो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस E1 इक्वल टू 0, हो गया, बन गया इक्वेशन, राइट, बराबर। अब ये क्यों चाहिए, और तो मैं एक एग्जांपल लूंगा अभी, लेकिन ये इसलिए चाहिए होता है जब आपको सर्किट को सॉल्व करना होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्विंग अ सर्किट, तो सर्किट को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो। सर्किट को सॉल्व करना, जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस और ईएमएफ है, तो क्या होता है ना, अभी यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस है और 2 ईएमएफ है, 2 बैटरी है, 2 सेल है, तो टोटल हो गया 7। तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको 7 में से कोई भी 5 बता देते हैं और आपको बोलते हैं कि वो बचे हुए 2 फाइंड करो। बचे हुए 2 रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बैटरी ईएमएफ भी हो सकता है, एक ईएमएफ एक रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो सर्किट को सॉल्व करना मतलब सर्किट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स है, जो जो सोर्सेस है, उसकी वैल्यू फाइंड करना, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्विंग अ सर्किट, बराबर। तो अभी ऐसा करेंगे, इमीडिएटली हम एग्जांपल ले लेंगे सो दैट आपको समझ में आए कि इसका एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको यूज कैसे करना है। तो एग्जांपल 9.1 पहले सॉल्व कर लेते हैं। फिगर शोज करंट इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये डायग्राम है, इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, इसमें करंट शो किए हैं, आपको पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए लिखने की भी कोई जरूरत नहीं, बट ठीक है, एनीवेज देखो डायरेक्ट सॉल्व होता है। ये एक्स फाइंड करना है, एक्स, और एक्स मतलब कौन पता नहीं, तो एक्स मतलब कौन तो टेक्स्ट बुक देखना पड़ेगा, कहीं पे दिया है क्या एक्स, एक्स कहीं दिया हुआ है नहीं, तो I6 से पूछा होगा क्योंकि कुछ दिया नहीं, तो I6। तो फाइंड करंट एक्स मतलब I6 पूछा है आपसे। अब देखो ऐसा है, इसको सॉल्व क्या ही करना है तो मैं करके दूंगा, लेकिन ये 17 एम्पियर है ना, 17 है, वेरी गुड। ये कौन है पता है, जंक्शन, कौन है ये, जंक्शन। जंक्शन पॉइंट पे करंट क्या होता है, या तो स्प्लिट होता है या तो मीट होता है, मर्ज होता है। अब यहाँ पे एरो हेड देखो, एरो मतलब यहाँ से 3 एम्पियर बाहर गया, 17 में से 3 गया, तो ये कौन है, 14। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ से 2 और बाहर गया, तो ये कौन है, 12। 12 में से 9 इधर गया, तो यहाँ कितना जाएगा, 3, कहाँ जाएगा, 3, बराबर। तो आंसर तो 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 3। 17 एम्पियर बी पॉइंट पे 3 गया बाहर, मतलब यहाँ पे आया 14। 14 में से 2 यहाँ गया, यहाँ पे आया 12। 12 में से 9 यहाँ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा, 3, अनलेस देयर इज सम मिस्टेक इन द क्वेश्चन, अनलेस एंड अनटिल। तो अगर कुछ गलती हुई नहीं होगी तो क्वेश्चन में
तो देखो अब यहाँ पे ना गड़बड़ ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एरो हेड की गलती कर दी, कहीं ना कहीं पे एरो हेड का गड़बड़ है, क्योंकि आंसर उन्होंने दिया हुआ है कितना 7। और एक बार देख लो 17 था, बाहर का एरो है तो 3 गया, तो यहाँ पे कितना आया 14। 14 होगा ना, 17 में से 3 गया तो 14। फिर ये भी बाहर का एरो है, कितना आ गया, कितना आ गया 12। अब सोचो अगर इस एरो को उल्टा कर देता, 17 में से 3 यहाँ जाता, 14 यहाँ आता, और ये एरो को उल्टा करता, उल्टा तो ऐड होता ना, तो 14 और 2 16, 16 में से 9 यहाँ गया तो यहाँ पे, तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में जो आंसर दिया है वो ऐसा उल्टे एरो के लिए है, बराबर, यहाँ तक क्लियर। हम लोग इसको ऐसा ही सॉल्व कर लेंगे जैसा डायग्राम है वैसा। और अगर आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना हो तो क्या ही इक्वेशन का फॉर्म है, I1 क्या क्या बन गया, I1 किस में स्प्लिट हो गया, I2 और I3, तो I1 क्या होगा I2 प्लस I3, इसमें से फिर I3 मिल जाएगा आपको, I1 माइनस I2। What is the value of I1? 17. And what is this? 3. So what is I3? 14. वही तो लिखा मैंने, वही तो लिखा है। फिर I3 किस में और किस में स्प्लिट हो गया, I4 प्लस I5, तो I5 कितना होगा, I5 कितना आएगा I3 माइनस I4, I3 कितना है 14 और I4 कितना है 2, तो कितना आ गया 12। अगर ये एरो मैं उल्टा कर देता ना तो बीच में क्या आता प्लस, लेकिन हम लोग इसको ऐसा ही रखेंगे। देन I5 क्या बन गया I6 प्लस I7, तो I5 इक्वल टू I6 प्लस I7, तो I6 क्या आ जाएगा I5 माइनस I7, I5 की वैल्यू कितनी है 12, I7 कितना है 9, तो कितना आना चाहिए 3, तो डायग्राम के हिसाब से 3 आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, 2 batteries of 7 volt and 13 volt and internal resistances 1 ohm and 2 ohm respectively are connected in parallel with a third resistance of 12 ohm. Find the current through each branch of the circuit and the potential difference across 12 ohm resistance. ओके तो सबसे पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिया नहीं है। क्या बोला है, 2 बैटरी है 7 वोल्ट और 13 वोल्ट। एक 7 वोल्ट का जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओहम, और जो 13 वोल्ट का है उसका है 2 ओहम, और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। इनको किसके साथ पैरेलल में 12 ओहम के साथ पैरेलल में। और आपको पूछा व्हाट इज द करंट इन ईच ब्रांच एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले सर्किट ड्रॉ करना सीख लो। ये हो गया 2 बैटरीज थे ना, 2 सेल्स 2 बैटरीज, तो पहले तो ये दोनों पैरेलल में है एक दूसरे के साथ और एक 12 ओम के रेजिस्टेंस के साथ। तो अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी दिखाता हूँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक बैटरी दिखाता हूँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया आपके पास एक बैटरी सेल या बैटरी जो भी बोलो उसको, यहाँ पे हो गया एक। अगर ऊपर का जो सेल है उसको मैं E1 EMF बोल रहा हूँ, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r1, और ये है E2 तो इसका हो गया स्मॉल r2। मैंने कल ही बताया था इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए हम लोग सेल और रेजिस्टेंस को साथ में दिखाते हैं, सेल और रेजिस्टेंस को साथ में दिखाते हैं, बराबर। अब एक प्रॉब्लम क्या है ना, जो तीसरा रेजिस्टेंस है 12 ओम, वो इन दोनों को क्या है पैरेलल। अब कुछ केसेस में ना इतना कंफ्यूजन रहता है, समझ में नहीं आता है पैरेलल फिर यहाँ लगाऊं कि यहाँ पे लगा के दिखाऊं, ऐसा बताओ। तो यहाँ दिखाओगे कि बीच में दिखाओगे, एक ही बात है। पैरेलल इज पैरेलल, यू शो इट हियर, यू शो इट देयर, यू शो इट ऊपर, एक ही बात है, डजंट मैटर रियली, क्योंकि पैरेलल है वो।
राइट, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इधर दिखा दो तो उसको नीचे दिखाओ, ऊपर दिखाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको कैपिटल आर बोल देता हूँ मैं। ये बन गया सर्किट। अब एक काम और करते हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ नाम दे दिया। अब तुमको समझ में आएगा कि गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया हुआ है। एक तो E1 की वैल्यू है कितनी है 7 वोल्ट, एक R1 की वैल्यू कितनी है 1 ओम, एक E2 की वैल्यू है कितनी है 13 वोल्ट, और एक R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, और एक कैपिटल R की वैल्यू है 12 ओम। ये सब दिया हुआ है तुमको। और फाइंड करने के लिए क्या बोला है, फाइंड व्हाट फाइंड नंबर 1, फाइंड द करंट थ्रू ईच ब्रांच। अब यहाँ पे ब्रांचेस है तुम्हारे पास A to F, B to E और C to D। अब देखो करंट E1 से आया I1 और E2 से आया I2, ये जंक्शन पे दोनों कंबाइन होके बन गए I1 प्लस I2 जो R से गए। फिर वो E पे आए, I1 जहाँ से आया था I1 वहाँ गया, और I2 जहाँ से आया था I2 वहाँ गया। Current through each branch. What is current through the upper branch? I1. What is current through lower branch? I2. What is the current through mid branch? I1 plus I2। मतलब तुमको फाइंड सिर्फ करना है I1 I2, डन। दोनों को ऐड कर लोगे तो तुमको तीसरी ब्रांच का करंट मिल ही जाएगा, वो अब आखिरी में लिख देंगे। तो चलो लिखना है तो यहीं लिख देते, कोई बात नहीं। I1 प्लस I2। और क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ पे 12 ओहम के रेजिस्टेंस पे, मतलब यहाँ पे। एक काम करता हूँ ना, इसको बोलता हूँ V। क्या बोलता हूँ, V। फॉर्मूला में लिखने नहीं वाला। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V इक्वल टू आई आर। 12 ओहम तो R की वैल्यू कितनी है 12, I कितना है यहाँ पे I1 प्लस I2, तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप I1 प्लस I2 इंटू R, हो जाएगा। तो इतना फाइंड कर लो। अब फॉर्मूला में लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ऐसा है, सॉल्यूशन स्टार्ट करना है सीधा सीधा। तो ये सर्किट लगने वाला है, तो इस सर्किट को कॉपी कर लेते हैं अगले पेज पे, और देन वी स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। ये सबसे पहले यू हैव टू थिंक कि कैसे मैं फाइंड करूंगा I1 I2। सोचना पड़ेगा I1 I2, दो वेरिएबल्स, दो अननोन। कितने अननोन, तो दो अननोन को अगर सॉल्व करना है तो कितने इक्वेशंस चाहिए, 2। तो तुमको 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे I1 और I2 में, और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा उसका लॉजिक होता है। तो अभी तुमको ये सोचना पड़ेगा कि मैं कौन से 2 लूप ले लूँ। फिर एक काम, कोई भी 2 ले लो। मैं रिकमेंड करूँगा एक ऊपर का ले लो, एक नीचे का ले लो, ठीक है। एक ऊपर का लेते हैं, तो कंसीडर लूप ए। ट्रेसिंग तुम बता दो कैसे ट्रेस करना है, तुम बोल दो। ए से बी करूँ क्योंकि पहले ए से एफ जाऊँ। ए ये वाला क्लॉकवाइज है और वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्या करें एंटी क्लॉकवाइज। तो ए बी ई एफ ए। जब तुम ए से बी जा रहे हो कोई ड्रॉप ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। बी से ई जा रहे हो तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू आर। ए टू एफ नथिंग देन हियर कितना करंट है हियर I1, तो क्या आएगा माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू क्या, इक्वल टू 0 लिखते हो ना। हाँ, तो E1 क्या आ गया, I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 इंटू कैपिटल R। E1 की वैल्यू 7 वोल्ट थी, I1 तो फाइंड करना है, R1 की वैल्यू 1 थी तो लिखा नहीं। I1 प्लस I2 और R कितना है 12 है, तो 7 इक्वल टू, देखो ये 12 I1 और ये I1, तो कितना हो गया 13 I1, और ये कितना हो गया 12 I2। इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली तुम ऐसा करो, तुम दूसरा लूप ले लो। अभी क्या करें आप बताओ, एंटी क्लॉकवाइज चलने दे, चलो ठीक है एंटी क्लॉकवाइज। तो कंसीडर लूप B C D E B।
टी सी डी ई बी, बी टू सी कोई ड्रॉप ही नहीं है। सी टू डी आते वक्त तुमने पॉजिटिव से नेगेटिव जंप लिया बैटरी पे, तो -A2, और यहाँ पे करंट सामने से आ रहा था तो ड्रॉप होगा +I2R2। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे करंट सामने से आ रहा है तो +I1 + I2 इंटू कैपिटल R इक्वल टू 0। तो ये बन गया E2 इक्वल टू, इसको शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दिया, I2R2 प्लस I1 + I2 इंटू कैपिटल R। ये वैल्यू 13 थी, R2 की 2 थी तो 2I2, और ये 12 था ना, तो I1 + I2 इंटू 12, 13 इक्वल टू 12I1, 12 और 2 कितना, 14I2, इक्वेशन नंबर। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास एक इक्वेशन क्या आया, इक्वेशन 1 क्या आया, 13I1 + 12I2, 13I1 + 12I2 इक्वल टू 7। दूसरा इक्वेशन क्या आया, 12I1 + 14I2 इक्वल टू कितना आया, 13। कैसे सॉल्व करोगे, हाउ डू सॉल्व, हाउ डू यू सॉल्व, हाउ डू यू सॉल्व। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और इक्वेशन 2 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट। बराबर तो बोल रहा हूँ। व्हाट इज 13 12 जा, अरे बाप रे, 12 12 जा 144, तो 12 13 जा प्लस 12 कर लो ना, 156। I1 12 12 जा 144, I2 12 7 जा, अरे 84। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन 13 से मल्टीप्लाई किया, 156, 13 इंटू 14, 13 13 169, तो 13 14 169 में 13 ऐड करो, 182 कितना, 182, 13 इंटू 13 169, माइनस माइनस माइनस, कैंसल कैंसल, 182 और 144 डिफरेंस कितना है, 38। अरे 150 और 182 में डिफरेंस है 32 का, ये 150 से 6 और कम था, तो 32 और 6 38। अब देखो ना, थोड़ा ध्यान दो, 100 के ऊपर 69 है, 100 के नीचे 16 है, तो 69 और 16 85 कितना, तो -85, बराबर, माइनस माइनस गया, तो I2 कितना आ गया, 85/38। हम लोग जो वेरीफाई तो करेंगे हम टेक्स्ट बुक से, क्योंकि कभी कभी हमारी भी गलती हो सकती है, कभी कभी क्वेश्चन ही गलत हो सकता है, होता है, तो वेरीफाई तो करने वाले हैं, उसकी चिंता नहीं है। पहले करंट I2 आया 85/38, है ना, 85/38 है, 2.237। उनकी मेथड अलग होगी थोड़ी सी, 2.237 मेथड अलग, मतलब उन्होंने लूप कोई और लिया होगा। डन, ये हो गया। अभी I1 कैसे फाइंड करोगे, I2 मिल गया ना, तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कर लो सब्स्टिट्यूट, तो पुट वैल्यू ऑफ I2 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, चलो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, तो 13I1 + 12I2 कितना था, 85/38 इक्वल टू 7, 6 जा 19 जा, व्हाट इज 19 5 जा 19 5 जा, अरे बाप रे, 19 5 जा 19 5 जा 95 होता है,
अरे तो मुझे पता है तो हाँ बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। 95 हो सकता है। तो फैक्टर्स नहीं हो रहे हैं इसके, तो अब इसको से सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है। 13i1 इक्वल टू 7 माइनस 6 इंटू 85 अपॉन 19 बराबर, इसको सॉल्व कर लो। ये तो नेगेटिव आने वाला है आपका, दिस इज नेगेटिव। तो इसको सॉल्व करके आपको i1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखते हैं i1 की वैल्यू टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है। माइनस 1.526, तो ये आ गया -1.526। ये हो गया करंट थ्रू ब्रांच AF, और I2 हो गया करंट थ्रू ब्रांच CD। थोड़े से करंट थ्रू ब्रांच BE, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 भी निकालना पड़ेगा ना। तो 2.3237 माइनस 1.526 सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सॉल्व कर लो फिर। 2.237 माइनस 1.536, 536 था कि 526 था? 526। तो 2.237 माइनस 1.526 कितना हो गया? 0.711 एम्पियर। अभी आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना बाकी है। I1 प्लस I2 इंटू R, तो 0.711 इंटू R की वैल्यू कितनी है? 12। तो लगभग कितना? 12 से जो तुमने बताया था 84, तो 8.4 के आसपास आएगा इंटू 12, 8.52 वोल्ट। तो 8.52 532 जो भी था आंसर वो 532 वोल्ट। तो 8.532 वोल्ट हो गया। क्वेश्चन खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 9.3। सेम टाइप का क्वेश्चन है। फॉर द गिवन नेटवर्क, ये नेटवर्क दिया है आपको। फाइंड द करंट थ्रू 4 एंड 3 ओम। तो 4 ओम यहाँ पे है, 3 ओम यहाँ पे है, इसमें से करंट फाइंड करना है। अज्यूम दैट द सेल्स हैव नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। जो सेल्स है उनका रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसा समझ के चलो। नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसा बोला है आपको। तो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। अगर आपको बोला है करंट थ्रू 4 एंड 3, तो पहले ये देखो कि 4 में से कौन सा करंट है? I3, मतलब I3 फाइंड करना पड़ेगा। और 3 में से कौन है? I2, मतलब I2 फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अभी मैं वो टू फाइंड फॉर्मूला कुछ नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ अभी इसको। यहाँ पे लुक, पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये डायग्राम में जो भी बोला डजंट मैटर रियली। E2 में से I1 करंट ऐसा बोला है। ये जंक्शन पॉइंट है, क्या है ये? जंक्शन। एंड एट दिस जंक्शन F, इस F जंक्शन पे अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे ना, तो यहाँ से इफ यू लुक, ये करंट यहाँ से आया और ऊपर करंट जा रहा है, ऊपर, मतलब I2 और I1 मिलके क्या बन गया? I3। क्या बन गया? I3। तो पहले डायरेक्शंस को अच्छे से देख लेना। I1 I2 दोनों मर्ज होके बन गया I3। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3। मतलब तुमको अगर I3 फाइंड करना है तो तुमको I1 और I2 फाइंड करना है। वेरी गुड। तो लूप लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट आप कोई भी लूप ले लो, उसको सॉल्व करो। तो बताओ कौन सा लूप लेंगे? एक ऊपर का, एक नीचे का, कोई बात नहीं। तो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ FABCF। अभी इस बार क्लॉकवाइज जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए थे ना, तो दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कंसिडर लूप FABCF। F टू A जब जा रहे हो तो रेजिस्टेंस है, तो ड्रॉप होगा। I की वैल्यू कितनी है? I3। R कितना है? 4। और डायरेक्शन ऑफ करंट और ट्रेसिंग क्या है? सेम। तो क्या लगेगा? माइनस। फिर यहाँ पे तुम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जंप कर रहे हो, कितना वोल्ट है? 5, तो +5। फिर यहाँ तो कुछ है नहीं, फिर वापस यहाँ से आए, यू आर स्टिल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो I2, हाउ मच इज द रेजिस्टेंस?
3 तो माइनस इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से तुमको मिल गया 3i2 3i2 3i2, अरे ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 4i3 इक्वल टू 5। कुछ नहीं, नेगेटिव टर्म को वहाँ शिफ्ट करके पॉजिटिव कर दिया। इसको फिलहाल ऐसा ही रखो, कीप इट लाइक दिस। अब देखते हैं आगे। अब एक नीचे का लूप ले लेते हैं, कंसिडर लूप। कौन सा लूप? एफ सी डी ई एफ, एफ सी डी ई एफ बराबर एफ टू सी, एफ टू सी करंट सामने से आ रहा है तो क्या लिखोगे? 3i2। क्या लिखोगे? 3i2। यहाँ पे तुम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो -4i1। यहाँ पे तुम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो +10 इक्वल टू 0 हो गया। करेक्ट। तो यहाँ से तुमको मिल गया क्या? तुमको क्या मिला यहाँ से? 4i1 - 3i2 इक्वल टू 10। करेक्ट है ना? बराबर है। यस, ये वहाँ गया पॉजिटिव हो गया, ये वहाँ गया, ये नेगेटिव आ गया, इक्वल टू 10। अब मैंने जानबूझ के बोला इसको फिलहाल ऐसा रखो। अगर मेरे पास दो इक्वेशन, दो अननोन हो तो सॉल्व होता है। यहाँ पे दो इक्वेशन, तीन अननोन है, इधर i2 i3 है, इधर i1 i2 है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि i3 तुमको काम में आएगा। तो 3i2 + 4 क्या लिखोगे? i1 + i2 इक्वल टू 5। ये 4i1 ठीक है। ये 4i2 और 3 मतलब कितना? 7i2 इक्वल टू कितना हो गया? 5। इक्वेशन नंबर क्या आ गया? 1। अब देखो 1 और इक्वेशन नंबर 2, इसको सॉल्व करना। ये 4i1 है, ये भी 4i1 है, डायरेक्ट माइनस कर देना। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 4i1 + 7i2 इक्वल टू 5 माइनस 4i1 - 3i2 इक्वल टू 10। माइनस 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 7 माइनस माइनस मतलब 10। 5 में से 10 गए, -5। तो हाउ मच इज i2? -1/2 मतलब -0.5 एम्पियर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लेंगे टेक्स्ट बुक के साथ, क्योंकि अभी है ही हमारे पास फैसिलिटी, तो यूज करना चाहिए, कर लेते हैं। i2 की वैल्यू कितनी आई? -0.5। ठीक है। तो इसके लिए कोई टेक्स्ट बुक में सोल्यूशन दिया होगा या मैं भी बता रहा हूँ, वैसा फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दो लूप लो लगाओ, सॉल्व करो। अब ये जो तुम्हारे पास i2 की वैल्यू आई ना, वो दोनों में से इक्वेशन 1 में से 2 में से किस में भी सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो किस में करना है? इसमें कर दे, 2 में। तो पुट i2 इक्वल टू -0.5 इन इक्वेशन नंबर 2। क्या था ये? 4i1 - 3 इंटू -0.5 इक्वल टू 10। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का आधा 1.5। हाँ, तो 4i1 + 1.5 इक्वल टू 10। तो 4i1 इक्वल टू कितना हो गया? 8.5। अब i1 कितना हो गया? 8.5 मतलब 17/2 है ना? 17/2 ही होता है ना वो। और ये 4 भी आ गया तो 17/8, 4 मिलाओगे ना, 17/8, 2 पॉइंट समथिंग, 2.12 समथिंग ना। तो देखो चेक करना ही है वैसे भी, 2.125। तो i1 मिल गया आपको 2.125 एम्पियर। आपको पूछा क्या था? क्या पूछा था? 4 और 3। 4 में से कौन जा रहा है? i3। और 3 में से कौन जा रहा था? i2। वो तो मिल गया। अभी क्या निकालना है? i3। तो i3 मिल जाएगा। i3 क्या था? i1 + i2। तो 2.125 में से 0.5 माइनस कर लो, कितना हो गया? अरे 2.125 में से 0.5 माइनस कर लो ना। नहीं, 2.125 में से 0.5 माइनस करो, कितना हो गया? 1.625। तो 1.625 एम्पियर। डन, खत्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे।